नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान यह हादसा हुआ है। अहम तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेंगलुरु की यह तस्वीर है चिन्नास्वामी की स्टेडियम, जहां पर लोगों का जमावड़ा था। और आपको बताते हुए चले कि स्टेडियम में भगदड़ मचने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान चली गई है। अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 3 लोगों की जान गई है और 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ बेंगलुरु से साझा कर रहे हैं, जहां पर बेंगलुरु टीम की जीत को लेकर के, आरसीबी की जीत को लेकर के, उनके विक्ट्री को मनाने के लिए ये लोग एकत्रित हुए थे और इसी दौरान भगदड़ मची। भगदड़ के बाद मौत के आंकड़े में इजाफा हुआ है, घायलों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। बड़ी और अहम तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की यह तस्वीर है, जहां पर भगदड़ मची है और भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा है कि आज लगभग 60 से ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। सबसे अधिक नियुक्ति पीडब्ल्यूडी विभाग में दी गई है, साथ ही कई अन्य विभागों में भी नियुक्तियां की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिव्यांग भाई बहन हमारे समाज के अभिन्न अंग है और उनकी समस्याओं को समझना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, जो हर वर्ग, खासकर कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। मोहन यादव ने बताया कि राज्य में 1 लाख से अधिक नए पद भरे जाने वाले हैं और इसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को भी उनके अधिकार मिलने सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए सभी को बधाई दी गई। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हाल ही में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की गिरफ्तारी के मामले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनके अपराधी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि अनेक अपराधी मिलने में उन्होंने स्वीकार भी किया कि जितने मिले हैं उनसे अधिक अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं। इसके समाधान के लिए कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में और अधिक मेहनत करेगी ताकि ऐसे अवैध तत्वों की पहचान कर देश से उन्हें निकाला जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को भी संदिग्ध गतिविधियां या फिर व्यक्तियों की जानकारी मिलती है तो वे संबंधित प्रशासनिक या पुलिस विभाग को सूचना दें। सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाना और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। अनेक अपराधी इसमें मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की जरूरत है। अपील भी करता हूं आम जन से भी कि जहां जिसको कोई जानकारी मिलती है वो जानकारी उपलब्ध कराएं। उपलब्ध कराने का मैकेनिज्म भी हम डेवलप। अनेक अपराधी इसमें मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेश की समस्त वक्फ संस्थाओं के संरक्षण के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। अब निकाह पढ़ने वाले इमाम मौलाना 1100 रुपए से अधिक नजराना या उपहार नहीं ले सकेंगे। ये निर्णय हाल ही में आई शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसमें बताया गया कि एक मौलाना ने 5100 रुपए नजराना न मिलने पर निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया था।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग को राहत देना है। डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि शरीयत ने भी निकाह को आसान बनाने की बात कही है। प्रदेश में करीब 800 से अधिक इमाम मौलाना हैं जो निकाह पढ़ाते हैं। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड का ये निर्णय समाज में फैली आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे गरीब परिवारों को निकाह के समय आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। करेंगे अब बलरामपुर की ओर, जहां पर बरसाती सब्जी पुट्टू की कीमत आसमान छू रही है। इस मौसम में जब बारिश होती है और बादल गरजते हैं तो जमीन से निकलने वाली पुट्टू सब्जी की मांग अचानक बढ़ जाती है। बाजार में पुट्टू की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जो देसी मुर्गी की कीमत से भी ज्यादा है। इसके बावजूद लोग इस सब्जी को बड़े उत्साह से खरीद रहे हैं। पुट्टू की ताजगी और खास स्वाद के कारण बरसात के दिनों में इसकी मांग इतनी बढ़ जाती है कि बाजार में भीड़ लग जाती है। महंगाई के बाद भी लोगों की खरीदारी कम नहीं होती, जिससे इसकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बरसाती मौसम की इस अनोखी सब्जी की इतनी ज्यादा मांग और ऊंची कीमतें इस बात का संकेत है कि स्थानीय लोग इसे बड़े शौक से पसंद कर रहे हैं और इसकी कमी बाजार में महसूस हो रही है। वही बलरामपुर वन विभाग द्वारा लगाए गए फेंसिंग तार और पौधारोपण के लिए खोदे गए गड्ढों को कुछ ग्रामीणों द्वारा जानबूझकर क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना कक्ष क्रमांक P2760 की है, जहां ग्रामीणों ने फेंसिंग पोल और तार को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए दर्जनों ग्रामीणों के खिलाफ प्रतिबंधनात्मक कार्रवाई की गई है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर, अन्य अधिकारी और पुलिस बल के सदस्य मौके पर उपस्थित रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगल और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा किया जाएगा। तो वही मध्य प्रदेश के झाबुआ से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मेघनगर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 9 जिंदगियों को एक ही पल में छीन लिया। बताया जा रहा है कि सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कार पलट गया। हादसे में कार सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चलिए तस्वीरों की ओर रुख कर लेते हैं। इसकी अहम तस्वीरें हम आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये हादसा भयानक रहा। यह हादसा न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि एक बार फिर ये भी याद दिलाता है कि भारत में सड़क सुरक्षा सिर्फ एक कागजी वादा बनकर के रह गई है। आपको बताते हुए चले कि झाबुआ में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की जान गई है और इस हादसे को लेकर के अब प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि आपको बताते हुए चले कि झाबुआ में इससे पहले भी कई अन्य भीषण हादसे हो चुके हैं, जिसको लेकर के प्रशासन हमेशा से अलर्ट मोड पर रही है। बड़े बड़े दावे भी सामने आते रहे हैं कि अब कोई अगला सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। बावजूद उसके कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जो एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल खड़े कर देते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हां, दुनिया में रुपया से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना, ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसी ईरान ने ट्रंप को आर्थिक फायदे दिखाए और इसके लिए उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी। इससे इजरायल ने तीखा विरोध जताया।
यही नहीं, टैरिफ वॉर के जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है, जिसमें केवल अमेरिका लाभ देखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो या वैश्विक तनाव वसुदेव कुटुंबकम संस्कृत का ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है, या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो शायद सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। आज बढ़ती जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने, अपने बारे में सोचने लगे हैं। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपने हथियारों को दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया है, सभी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हुए हैं। चीन खुलकर के पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है। उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रहा है।
तो आखिर रशिया चिंतित क्यों है, आज इस पर बात करेंगे। इसकी पूरी जानकारी हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है, जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी।
अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाए और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।